हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि अगर पुलिस अधिकारी आपका रिपोर्ट नहीं लिखे तो आप क्या करेंगे। हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी है और इसका कारण यह है कि कुछ लोग बहुत ही साधन संपन्न हैं, ताकतवर हैं, बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क है, कांटेक्ट है, और जिसके कारण से वह अपराध करके छूट जाना चाहते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे मामले में आपके साथ अगर कोई अपराध घटित होता है और अगर आप थाना पहुंचते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए और पुलिस अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो उसके दो तीन कारण हैं। या तो वह पुलिस अधिकारी आरोपी को बचाना चाहता हो, या वह आरोपी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, या उस पुलिस अधिकारी को उस अपराध से संबंधित जानकारी नहीं हो। उदाहरण के तौर पर मैं यहां बताऊंगा कि जब मैं एसपी एजेके या हरिजन कल्याण इंदौर था 2005 में, तो एक महिला जो 6-7 महीने की गर्भवती थी वह हरिजन थाना इंदौर में रिपोर्ट लिखवाने आई थी। वह 3-4 बार आई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसकी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा उसे जलील किया कि अब क्यों आई हो जब तुम्हारे पेट में बच्चा 6-7 महीने से पल रहा है। दरअसल वह महिला एक आदिवासी मजदूर थी जो बैतूल से एक ठेकेदार के द्वारा लाई गई थी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। बाद में वह ठेकेदार उसका यौन शोषण करने के उपरांत गायब हो गया था और उस आदिवासी महिला को बेसहारा छोड़ दिया था। तो जब मेरे पास वह आई तो मैंने फिर उसका प्रकरण दर्ज किया और उसके रिपोर्ट पर उस सामान्य जाति के ठेकेदार के खिलाफ मैं कार्रवाई किया, उसको जेल भेजा। अब दोस्तों, जहां तक SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रश्न है तो उसमें धारा 3(1)(12) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी महिला जो अनुसूचित जाति या जनजाति की सदस्य हो और उसका यौन शोषण किया गया हो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं हो, और वह व्यक्ति उसके इच्छा मतलब विल को अधिशासित करने की स्थिति में हो, तो फिर धारा 3(1)(12) के तहत में अर्थात 3(1)(12) शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। चूंकि थाने पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इसका विशेष ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह प्रकरण दर्ज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस एक्ट के तहत में कहीं भी बलात्कार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, यौन शोषण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यह भी एक कारण है। एक अन्य कारण होता है कि जब आपका मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन छोटी धारा में कर दिया गया है। दरअसल में मुकदमा कायम होना चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में, लेकिन मुकदमा कायम कर दिया गया है बेलेबल ऑफेंस में, जमानती अपराध में। अर्थात आपके द्वारा पंजीबद्ध कराए गए शिकायत को हल्का कर दिया गया है ताकि आरोपी को फायदा पहुंचाया जा सके। दोस्तों, हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा देश एक अनइक्वल सोसाइटी है, असमानता पर आधारित समाज है, जहां पर कि टॉप 1% व्यक्तियों के पास में हमारे देश के कुल 22% संसाधन हैं, धन है, और टॉप 10% व्यक्तियों के पास में हमारे देश के कुल 57% संसाधन है। बिलो 20% के पास में तो 2 जून खाने के लिए भी रोज मशक्कत करना पड़ता है। तो ऐसे असमान समाज में जहां पर अभी भी
बहुत ज्यादा ऊंच नीच का भाव है, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ताकत संपन्न हैं, कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब अपराध घटित होता है तो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग किसी तरह से अपराध से निकल जाते हैं और इसी कारण से अपराध का सही ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आपके साथ में कोई अपराध घटित हुआ है, मान लीजिए आपको किसी ने मारपीट किया, गाली गलौज किया या धारदार हथियार से हमला किया, आप थाने में गए, तो थाना प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वो देखेगा कि क्या यह संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। दोस्तों, अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अगर मान लीजिए थाना प्रभारी यह समझता है कि यह असंज्ञेय अपराधी की कोटि में आता है तो वह थाना में रखे हुए रोजनामचा में उसका रिपोर्ट इंदराज करेगा और एक असंज्ञेय अपराध का रजिस्टर होता है उसमें उसका एंट्री करेगा और उसके बाद में एक कॉपी शिकायतकर्ता को देगा। वह कॉपी लेकर शिकायतकर्ता संबंधित कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगा और अपने वकील के माध्यम से शिकायत पत्र प्रस्तुत करेगा। कोर्ट उस पर इंक्वायरी करेगी और अगर उसे लगेगा प्रथम दृष्टया कि इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो उस शिकायत को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत में पुलिस अधिकारी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण करने के लिए या किसी अन्य एजेंसी को सुपुर्द कर सकता है। कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, यह ध्यान दें। अगर थाना प्रभारी को यह लगता है कि यह कॉग्निजिबल ऑफेंस है अर्थात संज्ञेय अपराध की कोटि में आता है तो उसे धारा 154 सीआरपीसी के तहत में प्रकरण दर्ज करना होगा और उसमें यह लिखना होगा कि अपराध कैसे घटित हुआ, किसके द्वारा अपराध घटित किया गया, कौन कौन लोग उस अपराध में शामिल थे, तरीका वारदात क्या था, कौन कौन लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, घटना कब हुई, कैसे हुई, इन सारी बातों का समावेश प्रथम सूचना पत्र में अंकित होना चाहिए। प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के बाद में एक कॉपी शिकायतकर्ता को अनिवार्यतः दिया जाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कॉपी तत्काल मजिस्ट्रेट के पास में भेजा जाना चाहिए, एक कॉपी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजा जाना चाहिए और एक कॉपी थाने में रिकॉर्ड के लिए रखा जाना चाहिए ताकि उसके आधार पर अग्रिम विवेचना किया जा सके। और अगर वह अपराध गंभीर है, स्पेशल रिपोर्ट वाला केस है, तो ऐसी परिस्थिति में एक कॉपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए ताकि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा तत्काल उस प्रकरण में सुपरविजन किया जा सके। अगर मान लीजिए आपके द्वारा शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और आपके शिकायत पर थाना प्रभारी ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं किया तो धारा 154 सीआरपीसी के सब सेक्शन 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ऐसी परिस्थिति में आप उस जिले के पुलिस अधीक्षक और जहां पर पुलिस कमिश्नरी है वहां पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर के समक्ष में आप उपस्थित हों या आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। पुलिस अधीक्षक आपके आवेदन पर विचार करेगा, प्रथम दृष्टया जांच करेगा और उसके बाद में वह संबंधित थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने के लिए आदेशित करेगा। पुलिस अधीक्षक यह भी कर सकता है कि संबंधित थाना प्रभारी को दंडित करने का भी कार्रवाई करे कि उनके द्वारा प्रथम सूचना पत्र लिखने में हिला हवाली क्यों की गई। दोस्तों, मान लीजिए अगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब उसके बाद आपके पास में क्या विकल्प होता है। तो आजकल सीएम हेल्पलाइन खुला हुआ है, आप अपना शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करावें, उसमें आप शिकायत का मजमून लिखें, आप थाना प्रभारी के पास कब गए, आप पुलिस अधीक्षक के पास कब गए,
आपने अगर आरटीआई लगाई हो तो उससे यह जानकारी प्राप्त करें कि आपके आवेदन पर क्या क्या कार्रवाई हुई। उन सारी बातों का समावेश आप सीएम हेल्पलाइन के शिकायत में दर्ज कराएं और सीएम हेल्पलाइन में त्वरित कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से आपके शिकायत पर एफआईआर कायम हो जाएगा। मान लीजिए आपके शिकायत पर सीएम हेल्पलाइन में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद में आपके पास में क्या विकल्प है? तो आपके पास में एक अन्य विकल्प है कि धारा 226 भारतीय संविधान के तहत में आप संबंधित हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करें ताकि हाई कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस मतलब कमांड अर्थात निर्देश जारी कर सके संबंधित गलती कुनिंदा पुलिस अधिकारी के खिलाफ में और उनसे पूछे कि आपने शिकायतकर्ता के शिकायत पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज क्यों नहीं किया और हाईकोर्ट उन पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। एक और आपके पास में उपाय है कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ अपराध घटित होने से आपको बॉडी इंजरी हुआ या प्रेस्टीज लॉस हुआ या आपका अंग भंग हो गया है या आपका प्रॉपर्टी लॉस हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आप हाई कोर्ट में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंपनसेशन के तहत में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। दोस्तों, धारा 166A में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध जो कि महिला से संबंधित है, जैसे कि धारा 354 जो सील भंग से संबंधित है या धारा 509 या धारा 376 ABCDE जो सभी बलात्कार से संबंधित धाराएं हैं, अगर इन प्रकरणों में कोई पुलिस अधिकारी मुकदमा दर्ज नहीं करता है, मतलब शिकायतकर्ता के आवेदन पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम 6 महीना और अधिकतम 2 साल की सजा दी जा सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है तो आपको मैं यहां बताऊंगा कि लतिका कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी को मिलता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करना अनिवार्य है। इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन यह प्राथमिक इंक्वायरी केवल इस बात तक सीमित रहेगा कि क्या जो अपराध की सूचना दी जा रही है वह संज्ञेय है या असंज्ञेय है, इसके ज्यादा नहीं। किसी भी शिकायत को इंक्वायरी के आड़ में, जांच के आड़ में पुलिस अधिकारी उसको दबा नहीं सकता है, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या प्राथमिक जांच ऐसे मामले में की जा सकती है जैसे कि पारिवारिक विवाद का मामला या कॉमर्शियल ऑफेंसेस में या करप्शन केसेस में या ऐसे मामले में जहां पर कि अनड्यू डिले हो गया, बहुत दिन विलंब हो गया है, तो ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र या शिकायत पत्र मिलने पर जांच कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे मामलों से संबंधित शिकायत किसी पुलिस अधिकारी को मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में वह 7 दिन के अंदर ही जांच करना शुरू कर देगा, अर्थात उसको अनावश्यक रूप से विलंबित नहीं करेगा। तो दोस्तों, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर या अपराध का रजिस्ट्रेशन नहीं होना यह गंभीर चुनौती है और यह बहुत जबरदस्त बुराई है हमारे समाज में, और यह हमारे देश में जो नागरिकों को धारा 21 के तहत में फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, जिसमें कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए निर्देश है, उसका उल्लंघन है। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होता है तो इसका एक अन्य प्रभाव यह भी है कि देश में आपराधिक गतिविधियां क्या है, किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं,
यह जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एनसीआरबी तक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो पूरे देश के अपराध और अपराधियों का रिकॉर्ड रखता है, तो उनके पास भी यह जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों, अंत में मैं ये कहूंगा कि अगर प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं की जाएगी, रिपोर्ट नहीं होंगे, तो समाज में अराजकता फैलेगा। जो बदमाश लोग हैं उनके हौसले बुलंद होंगे, जो ताकतवर लोग हैं समाज में वो छुट्टा घूमेंगे और लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित और परेशान करेंगे। इसीलिए अपराध घटित होने पर अपराध का रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत जरूरी है, ताकि हमारे देश में बेहतर वातावरण कायम किया जा सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा, आप अपना बहुमूल्य सुझाव से हमें जरूर अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।